अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और आज जो नाम हमने चुना है वो नाम है अल मोमिन। अल मोमिन। अच्छा, अब ये जो नाम है इसकी बड़ी ख़ास बात है क्योंकि ये नाम मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि बंदे के लिए भी इस्तेमाल होता है, और यही नाम अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर दोनों के माने में फ़र्क है क्योंकि अरबी इतनी रिच लैंग्वेज है कि उसमें एक एक लफ्ज़ के कई माने निकलते हैं। तो जब हम एक ईमान लाने वाले की बात करते हैं तो वो तो मोमिन होता है जो ईमान लेकर आ जाता है अल्लाह ताला पर, लेकिन जब हम अल्लाह ताला की बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है। ज़ाहिर है, बिल्कुल। ये नाम सूरह हशर में आया है, और जो इसकी डायमेंशंस है अल्लाह ताला के नाम के मतलब के हवाले से वो दो हैं। एक तो ये कि अमन और सलामती देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। सही, अमन के हवाले से ये बात हो जाती है। जो नाम अस्सलाम भी आता है अल्लाह ताला का, वो भी सलामती के हवाले से आता है। लेकिन जो दूसरी डायमेंशन है वो है ईमान की हिफाजत करने वाला। वो जो हिफाजत की गारंटी जिसने हमें दी हुई है वो अल्लाह ताला ही है, वही है जो जामिन है हमारे ईमान की हिफाजत का। और अल्लाह ताला जो है वो अपनी ज़ात के होने का यकीन दिलाता है, तो उसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम पर तो वही आती है, तो उन्हें यकीन आता है कि हाँ एक ज़ात है अल्लाह ताला की, और फिर वो अल्लाह ताला की जो दीन की तबलीग और तरवीज करने का काम शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह ताला उन्हें मौजज़ात भी अता फरमाते हैं। अब हम लोगों के लिए अल्लाह ताला अपनी ज़ात का यकीन दिलाने के लिए क्या कहता है कुरान करीम में कि ये जो दुनिया में जो निशानियाँ हैं, जो कायनात में निशानियाँ हैं, वो देखो तो फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा मेरी ज़ात का कि मैं हूँ। और इस ईमान की ज़मानत अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से देता है कि हम तमाम तरफ देखते हैं और फिर ईमान ले आते हैं अल्लाह ताला पर। तो फिर इस पे यहाँ पे वो आयत आ जाती है ना, फबिअय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारे ईमान की जो हिफाजत है वो हमें दिल का सुकून और चैन देती है। ईमान की वजह से ही, वरना चैन के लिए आप यहाँ वहाँ फिरते रहें ईमान की तलाश में या सुकून की तलाश में, आजकल जो लोग फिरते रहते हैं कि भाई सुकून नहीं मिल रहा कहीं हमें, तो वो जो सुकून है वो ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। वो आप गलत जगह पे मांग रहे हैं ना, आप गलत जगहों पर ढूंढ रहे हैं और आप गलत जगह से मांग रहे हैं। आप उस हस्ती से मांगे जिसने सुकून देने का वादा किया है। बिल्कुल। तो जो ईमान में आ जाएगा वो फलाह पा जाएगा, वो सुकून पा जाएगा, उसको गारंटी दे दी अल्लाह ताला ने। वो गारंटी देने वाला जो है वो अल मोमिन है। और एक और आखिरी मरहला होता है, वो होता है जो रोज़े हशर का मरहला है। उस दिन भी कहा यह जाता है कि जो तमाम लोग मोमिन मुसलमान और जो भी मानने वाले और ना मानने वाले वो सब वहाँ पर होंगे, तो वो एक बड़ी अजीब सी कैफियत में होंगे। बिल्कुल। और एक बहुत हिजानी कैफियत होगी। वो कहते हैं ना, माओं को बच्चों की परवाह नहीं होगी, बच्चे माओं को नहीं पहचानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस कैफियत में भी अमन देने वाली ज़ात, सुकून देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी ईमान की सलामती और सुकून अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, अब प्रोग्राम के आगाज़ में इतनी खूबसूरत आप बात तो करते हैं, इसके बाद एक और खूबसूरत चीज़ मेरा आज दिखाने का दिल चाह रहा है, और वो ये है कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अली ज़फ़र साहब ने पढ़ी है। सुने, बहुत खूबसूरत है। बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना, बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस बेकरम कीजिए। है वक्त मदद आइए बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, बेकस बेकरम कीजिए।
बचा ले, तूफान के आसार है, दुश्वार है जीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। बहुत खूबसूरत, वाकई अली ज़फ़र की आवाज़ और उनका अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, और जज्बा नज़र आता है पढ़ने वाले का। बिल्कुल। अच्छा, अब चूँकि आपने एक नात सुनवाई है तो फिर मैं भी सुनवा देता हूँ आपको। अच्छा, मुकाबले पर तो नहीं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं हमारे जो मुल्क के लोग, वो हमें दिखाना चाहिए। आसिम अज़हर ने एक नात पढ़ी है, वो भी आपको दिखाते हैं। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। जी, तो ये थे आसिम अज़हर, और बड़ी मशहूर मकबूल नात। ये तो नात दिलों में बसी रची बसी हुई है। वहीद ज़फ़र क़ासिमी साहब पढ़ते थे इसको, और जब पढ़ते थे तो क्या अच्छा, इससे भी अपने स्कूल का ज़माना, बचपन के रोज़े, वो सारी चीज़ें याद आ जाए, ये नॉस्टैल्जिया हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल के ज़माने में तो खैर जो है वो ईद का माहौल एक अलग माहौल होता था, रमज़ान का माहौल बिल्कुल अलग होता था, ईदियाँ लेनी होती थी और ईद के कपड़े भी खरीदने होते थे। लेकिन आजकल तो हम सबको मना कर रहे हैं कि भाई मार्केट्स में ना निकलो, ईद के लिए जो तैयारी करनी है वो कपड़ों की और शॉपिंग वाली वो मत करें, क्योंकि ये वो हालात नहीं है, ये वो वक्त नहीं है जब ये काम किया जाए। लेकिन हम चलते हैं ज़रा कराची, और कराची में गयास हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि कराची में मार्केटों की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम गयास। वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए कि इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है? कराची की मार्केटों में जो रश हमें कुछ दिन पहले नज़र आया था, उसमें कुछ कमी आई? हरगिज नहीं। आपको पता है वैसे हमारे लोगों का मिजाज है कि वो आखिरी अशरे में ही शॉपिंग की खरीदारी के लिए निकलते हैं, और यही मिजाज इस वक्त भी बरकरार है। क्योंकि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के बाद आखिरी अशरे में मार्केटें खुली हैं, और आपको अंदाज़ा है कि मार्केटों पर खतरनाक हद तक रश है। औरतें जो है पैसे लेके मार्केटों में आ गई हैं, और ख़वातीन हरगिज ऐसे ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही हैं, और ख़वातीन बहुत ज़्यादा बदएहतियाती कर रही हैं। अब शिफा बुरा नहीं मनाइएगा मेरी बात। मैं नहीं बुरा बना रही गयासुद्दीन साहब, मैं तो अभी ये पूछने वाली थी कि ख़वातीन को पैसे दे कौन रहा है? ख़वातीन के पैसे रोक लें। हकीकत में पैसे ख़वातीन को कोई दे नहीं रहा, ख़वातीन लेके जा रही हैं घर से, तो अपने मर्दों की जेब से उचक रही हैं पैसे। हमें नजर आ रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो जो मार्केट में काम करने वाले हों, उन पर बड़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन बदएहतियाती मैं इसलिए आपको वजाहत कर रहा हूँ कि बदएहतियाती की जा रही है। ख़वातीन बच्चों को लेकर मार्केटों में आ रही हैं, और आज से मॉल भी खुल गए हैं। मॉल के अंदर भी खासा हमने देखा रश था, और वो मॉल्स की इंतजामिया बच्चों को रोक रही थी, लेकिन ख़वातीन इस बात पर बज़िद थी कि उन्हें बच्चों की शॉपिंग करनी है तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। तो बस ये बताएं कि हुकूमत कहीं नज़र आ रही है, मतलब जो अमला है, पुलिस के एहलकार या इंतज़ामिया, वो क्या कर रहे हैं? उनकी कोशिश कर रहे हैं वो क्या लोगों में एहतियाती तदाबीर वापस उनके जहनों में डालने की कि भाई कोरोना रहता है अभी दुनिया में है? तो अब वो चाहे कोई भी कोशिश कर लें, अब उनकी कोई कोशिश कामयाब होनी नहीं है। जी गयास। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। यही तलाश हमारी भी होती है इंतजामी मामलात पे कि लोग नजर आए, लेकिन जो हुकूमत के लोग हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं, अमली इक़दामात पे हमें सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। सड़कों पर जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो जब हमारे पास पुलिस और रेंजर्स की नफरी नजर आती थी जो लोगों को पाबंद कर रही थी, लेकिन अब वो पाबंदी भी हमें नजर नहीं आ रही। कराची मुकम्मल तौर पर खुल चुका है, सड़कों से लॉकडाउन के जो नाके लगे हुए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब मार्केट जो खुल चुकी है उसमें मुसलसल रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग, एक तो तबका ये था कि जो घरों में बंद होकर परेशान थे वो मार्केट घूमने आ गए हैं, दूसरा तबका वो है जिन्होंने जरूरी खरीदारी करनी है
तो वो जरूरी खरीदारी के लिए आ रहे हैं। चूंकि कराची में मार्केटों के टाइम्स के हवाले से बड़ा मसला नजर आ रहा है हमें कि मार्केटें जल्दी बंद हो जाती हैं, और हमारे कराची के लोगों का मिजाज ये था कि वो दोपहर 12 बजे के बाद घरों से निकलते थे, लेकिन अब मार्केटें कितने बजे बंद हो रही है कराची में? देखिए, वैसे जिस तरह ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने ऐलान किया था कि मार्केटें अब अलग अलग टाइमिंग में खुलेंगी और रात देर तक खुलेंगी, तो इस वक्त जो मार्केट का सिनेरियो है, मैं जामा क्लास में मौजूद था तो 5 बजे उन्होंने कहा है कि हम मार्केट बंद करेंगे, लेकिन आज उसे बढ़ा दिया गया है, 6 बजे तक टाइम बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो मॉल्स का टाइम था, मॉल्स ने क्योंकि आज पहला दिन कारोबार किया था तो वो 4 बजे ही बंद हो गए हैं। इसके अलावा ज़ैनब मार्केट और दीगर जो कराची की बड़ी मार्केट है, जिनमें हैदरी की मार्केट है, वो मार्केट अभी भी खुली हुई हैं और 4 बजे का वक्त हुकूमत की तरफ से दिया गया है, लेकिन ताजरों ने उसकी पाबंदी नहीं की और ताजरों ने अपने फैसला करते हुए मार्केटों का वक्त बढ़ा दिया और वो कारोबार कर रहे हैं। इस वक्त जामा क्लास पूरी मार्केट खुली हुई है, बंस रोड मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, इसके साथ साथ टावर का इलाका पूरा खुला हुआ है, इसके साथ साथ हैदरी का इलाका पूरा खुला हुआ है। ज़ैनब मार्केट, ज़ैनब के साथ जो मजबूरी तौर पर 11 मार्केट्स हैं वो तमाम खुली हुई हैं। तो जिन मार्केटों को सील किया गया था हिफाजती इंतजामात ना होने की वजह से, तो उनका क्या हुआ? वो उसमें गुल प्लाजा एक मार्केट थी और ज़ैनब मार्केट के साथ मौजूद 3 और मार्केटें थी, जिसमें इंटरनेशनल विक्टोरिया मार्केट थी। उन तीनों मार्केटों को कल ही खोल दिया गया था और उन्हें हिदायत की गई थी कि वो SOP पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन अगर मार्केटों के एक दरवाजा बंद करके दूसरे दरवाजे से खोला जाता है और लोगों को लाया जाता है, तो लोग रश की कैफियत में आ जाते हैं और लोग इंतजार करना नहीं समझते। जो सर्किल दायरे बनाए गए मार्केटों के बाहर, लोग उस पर भी खड़े होना मुश्किल तरीन मरहला समझते हैं और इंतजार का तो इसलिए भी है कि हमारी तो आबादी में उसे एक सर्कल में 4 लोग फिट होना चाह रहे होते हैं ना, ये भी तो एक मुसीबत है। तो अगर सिर्फ मैं आपसे ये पूछूं कि मार्केटों में कितने फीसद लोग आपको नजर आ रहे होंगे कि जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं या कुछ हिफाजत की हुई है, और कितने फीसद दुकानदार ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो कि तमाम SOPs पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं? यकीनी तौर पे 80% का आप मार्जिन दे सकते हैं कि 80% लोग मास्क पहनने की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है कराची में, तो लोगों का कुछ जाहिर सी बात है गर्मी से भी पसीना निकल रहा है तो मास्क उतार दिया जाता है, लेकिन काफी हद तक लोगों में अवेयरनेस आ गई है मास्क के इस्तेमाल के हवाले से। लेकिन जो फासला सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है वो उस पर अमल दरामद हमें नजर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गयासुद्दीन, हमें कराची से आगाह कर रहे थे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और अब हम दुआ करते हैं कराची की सूरत हाल और मुल्क की सूरत हाल जो है, हाँ ये जिस तरफ जा रही है ना, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाह रहा था कि ये बस अल्लाह ही बचाए, खतरनाक तरफ जा रही है। मुशर्रफ साहब का एक बड़ा मशहूर जुमला याद आ गया कि पाकिस्तान का अब अल्लाह ही हाफिज। तो अल्लाह ही हाफिज है हमारे सेहत के निज़ाम का भी और लोगों का भी। खुद अकल कर लेंगे तो अभी भी बहुत हद तक बच जाएंगे, अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और देख रहे हैं बार बार स्क्रीनों पर, लॉकडाउन अमलन ख़त्म होता नज़र आ रहा है, बल्कि ख़त्म हो गया है, मैं ऐसा कहना चाहूँगी। आज बाज़ार खुल गए हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो चल पड़ी है। ईद पर ट्रेनों की जो टिकट्स हैं उनकी पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में हफ्ते के 7 दिन छोटी और बड़ी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने का भी हुक्म दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से बार बार खबरदार किया जा रहा है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ लॉकडाउन में नरमी हुई है, ख़त्म हुआ है लॉकडाउन, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में कोरोना जो है वो अब कोरोना का ज़्यादा दबाव जून के वस्त तक सामने आएगा, इसलिए एहतियात में मज़ीद अपनी इजाफा कर लें। और एक तरफ ये लॉकडाउन का अमली खात्मा है, दूसरी तरफ कोरोना के ख़तरात से आगाही की है मुहिम है। अब क्या हुकूमत चला पाएगी अच्छी इफेक्टिव मुहिम, क्योंकि लोगों को तो अभी तक पता नहीं है कि कोरोना है क्या, किस बर्ज का नाम है कोरोना, पॉलिसी क्या होगी हुकूमत की। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शौज़ब साहब। अस्सलाम वालेकुम कमल, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ईद की जो शॉपिंग है वो आपने कर ली है, क्योंकि हमारी आवाम को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी ईद है और अब हमें भी ऐसा लग रहा है कि आखिरी ही ईद है। जोड़ा बन गया आपका, टेलर ने दे दिया वापस। ठीक ठाक, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बाज़ारों में जाके वैसे ही शॉपिंग नहीं करती। मेरी एक फ़िक्स दुकान है जहाँ से मैं कपड़े पहले ही बल्क में ले लेती हूँ और सिलने दे देती हूँ, तो बारी बारी आते रहते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल ईद की शॉपिंग नहीं की, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जाने में। और 1-2 दफ़ा गई थी बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो लॉकडाउन से पहले मैंने शॉप में कही हुई थी, ऑर्डर की हुई थी, तो उनकी कॉल आई थी, लेकिन वहाँ जाके मुझे वाकई भूल गया, ऑनेस्टली भूल गया कि कोई कोरोना है पाकिस्तान में, क्योंकि हर दुकान में एक के ऊपर दूसरा बंदा चढ़ा हुआ था। ख़वातीन बच्चों के साथ आई हुई हैं मार्केट्स में,
और कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई वो कतार बनाना, वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। और ये पढ़े लिखे तबके की मैं बात कर रही हूँ, ये वेल इन्फॉर्म्ड तबके की बात कर रही हूँ, जिनके पास पैसा है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। और आप देखें पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुआ है कि जब 9 मई को ख़त्म किया लॉकडाउन, तो उसके बाद जो 4 अगले दिन थे उनमें पाकिस्तान के सिर्फ 4 शहरों में 32 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है, 32 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है। ऐसे लग रहा है कि कोरोना में लोगों ने सिर्फ पैसा जमा किया था और मतलब बहुत ज़्यादा वो बेचैन थे कि किसी तरह इसको खर्चे। हम तो बार बार समझा रहे हैं कि देखें 15 करोड़ लोग जो हैं वो इससे हिट हुए हैं, इस लॉकडाउन से। बहुत सारे लोग जो 25,000 के नीचे कमाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ मुश्किल में है। तो आपकी शॉपिंग, आपकी खुशी, ईद, हर चीज़ एक तरफ, लेकिन जब ज़रूरत का टाइम है और हिफाजत का भी टाइम है, चीज़ें इसलिए खोली हैं कि आप बिल्कुल वो इनसिक्योर ना हो, चीज़ें खुली हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन इतना भी क्या है कि मैं 4 बजे के करीब, 3 बजे के करीब सड़कें इस तरह चौक हो रही हैं, ऐसे लगता है कि वाकई हशर का टाइम आने वाला। और ये आखिरी शॉपिंग है, एक बात साबित हो गई कि ये वैसे से जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती हैं वो शायद यहाँ पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। अब एक बयान हुकूमत का ये था कि अगर हम मार्केटें खोलेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा, या मुख्तलिफ मामलात में ट्रांसपोर्ट की भी सूरत हाल देख कर फैसला करेंगे कि भाई क्या करना है, क्या हमें दोबारा मजीद सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना है। तो उस हवाले से क्या कोई बात हो रही है? क्योंकि जो हालात हैं वो तो हमने देख लिए। देखें, अवैस एक थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया गया है, क्योंकि पहला हफ्ता और 8 दिन जो है ना वो बिल्कुल इसी किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। ये पूरी दुनिया में हुआ है इस तरीके से। किसी ने भी कोरोना, और ह्यूमन नेचर है हमारे यहाँ, तो टेररिज्म के दिनों में जब बम ब्लास्ट होते थे तो उन इलाकों में, सेंसिटिव एरियाज़ में, बाज़ारों में लोग बम ब्लास्ट करते थे क्योंकि वहाँ रश होता था। हमारी आवाम तो उस वक्त भी नहीं लोग घरों में बैठते थे, जब एक टाइम पे 100-100, 200-200 लाशें हमें बिखरी हुई नज़र आती थी, उस वक्त भी लोग निकल रहे थे। तो ये एक फोबिया जो था इनिशियली 10-15 दिन हमारे समेत सबको रहा है, लेकिन अब वो खौफ ख़त्म हो गया। आपने ठीक कहा है। कल मैं एक शॉप पे गई हूँ और मैंने पूछा तो मुझे उसने आगे से दुकानदार ने कहा कि बाजी मुझे सच्ची सच्ची बताएं, वाकई कोरोना है भी या ये ऐसे ही है? क्योंकि हमारे पास 2-3 बाजियाँ आई, उन्होंने कहा ये सारा झूठा ड्रामा बनाया हुआ है, कोई कोरोना नहीं है, ऐसे ही इन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है। मैं कहा नहीं भाई, जिनके हो रहे हैं उनसे पूछे जाके कोरोना है। जो हमने मनाजिर देखे हैं बाजारों में, आप लोग संभालेंगे कैसे? तैयार है अस्पताल हमारे? देखिए, अस्पताल तैयार किए थे, इसीलिए किए थे जब 21-22 दिन बंद किया था तो कैपेसिटी बिल्डिंग की थी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसने म्यूटेट किया और पाकिस्तान में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इसने वो फॉर्म, इन्फेक्शन ज़रूर स्प्रेड हो रही है लेकिन उस तरीके से मोर्टेलिटी रेट उसने, अल्लाह का शुक्र है कि उस तरीके से हिट नहीं किया। और जो भी शरह अमवात है वो उस तरीके से नहीं है जिसको आप एक बहुत खौफनाक वबा की सूरत में कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आई विल साउंड रूथलेस, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स आप बोलते हैं तो कंपैरेटिव में बोलते हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में खाली पोलन एलर्जी से हर साल तकरीबन 1000 अमवात होती हैं पोलन की वजह से। इसी तरह गुर्दों के या उसके मज़ीद जो मामला थे, और इवन कार एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शरह अमवात थी, जो फॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि कोविड-19 की वजह से कुछ अरसे से डिक्रीज़ हो गई थी, काफ़ी नीचे आ गई थी। और मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट और बता दूं कि जितने लोग कम जा रहे थे हॉस्पिटल्स में इस खौफ से कि वहाँ कोरोना के पेशेंट्स हैं, तो हमारी जो वायरल ट्रांसमिशन थी और वायरस की वजह से, नॉट कोरोना, दूसरे वायरस की वजह से जो लोग बीमार होके और वफ़ात पा जाते हैं, उसमें डिक्रीज़ आया है। और ये मैं स्टैटिस्टिक की बुनियाद पे इसलिए बता रही हूँ, एक सिर्फ कब्रिस्तान का हमने डेटा चेक किया, 1-1.5 महीना मॉनिटर किया, वहाँ रोज़ाना की जो डेड बॉडीज़ आने की तादाद एवरेज थी वो 20 से 22 थी। कोरोना के डेज़ में वो 16 हो गई है। और उसकी रीज़न क्या है कि लोग कम हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, कम इन्फेक्शन कैरी कर रहे थे और कम तजर्बे भी करवा रहे थे, कम गलत दवाइयाँ खा रहे थे। इसके अलावा कार एक्सीडेंट्स में बहुत कमी आई थी, तो फिर इस हिसाब से तो फिर बेहतरी आई थी। पोलन इस दफ़ा उस तरीके से नहीं, इस हिसाब से देखें तो फिर तो ये बात बड़ी अच्छी हो गई, फिर तो ऐसा ही माहौल रहना चाहिए। लेकिन नहीं, लेकिन जो आपके स्टैटिस्टिक्स थे कि जिस तरीके से जो प्रेडिक्शन की जा रही थी कि जी अगर इस शरह के साथ कोरोना फैलेगा तो इतने अरसे में जो है वो इतनी आवाम हिट होगी, 75 लाख के करीब लोग जो हैं वो इससे इन्फेक्ट भी हो सकते हैं, तो इतने हज़ार अमवात बन सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक राउंड ऑफ बता दूं कि इस वक्त सिर्फ जो 21 दिन या 25 दिन का आपने लॉकडाउन किया उससे 15 करोड़ आपकी आवाम डायरेक्ट हिट हो गई।
और उनमें से 70% वो लोग थे जिनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए और ख़ुदकुशियाँ। और उसके बाद आपने देखा है ये, क्योंकि भूख से जो डेथ्स होती हैं ना वो रिपोर्ट नहीं होती हैं, वो लोगों के लिए सनसनीखेज़ ख़बर नहीं होती हैं। इस वजह से ये ख़तरा भी पेश आ गया है कि आगे 25 करोड़, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था, यूएन के स्टैटिस्टिक्स हैं जो वहाँ पर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं कि 25 करोड़ अवाम कहत साली से अगले सालों में फौत हो सकती है या अमवात हो सकती है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अब एक मिसाल आपको ज़िंदा मिसाल दूँ, पाकिस्तान के आज के स्टैटिस्टिक्स हैं, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन जो अमवात हैं वो 1000 के करीब हो गई हुई हैं। लेकिन आप पिछले 12 साल के थर के स्टैटिस्टिक्स उठाएं जो कहत की वजह से आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं, हर साल आपको कम से कम 400-500 अमवात बच्चों की जो रिपोर्ट हो रही हैं वो पता चलती है। मतलब अब हम कितना बड़ा क्या ये कह सकते हैं, हमारी क्या हम अब ये कह सकते हैं कि भाई अब इसी तरीके से होगा और आगे कोई इसमें जो है वो अब हम, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत ने भी ये कहा कि हम लॉकडाउन को नरम करेंगे और स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह टाइप की चीज़ें होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई मार्केटों को खोलना चाहिए। तो अब जब ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं तो तय ये हुआ कि अब से इसी तरीके से सिलसिला चलेगा। देखें अवैस, मैं 1-2 चीज़ें आपको क्विकली रेफरेंस दे दूं। देखें, सबसे पहली बात है कि जो लॉकडाउन पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं उनसे अगर कोई सवाल पूछे कि लॉकडाउन कितने अरसे के लिए लगाया जाए तो कोरोना जो है वो आप ख़त्म कर देंगे, कोई जवाब नहीं आएगा। इंटरनेशनली नहीं आएगा, ग्लोबली नहीं आएगा, इसलिए कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, प्लीज़ इससे बाहर आ जाएं। सेकेंडली, कोरोना की कोई वैक्सीन आई है, नहीं आई है, कब आएगी कोई पता नहीं है, कितने अरसे में कोरोना जा सकता है कोई पता नहीं है। तो आप किसी को कितना अर्सा ये कह के बंद करेंगे? देखिए, कर्फ्यू नॉर्मली अगर पाकिस्तान छोड़ के दुनिया में कहीं लगता है, किसी वजह से लगता है, कोई हालात ख़राब हुए, टेररिज्म हो गया, कोई सेक्टेरियन आपके वो हो गए जिनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस टाइम में क्लियर कराती हैं और आप थोड़े अरसे के बाद कर्फ्यू खोल देते हैं। सिवाय कश्मीर में जो कर्फ्यू लगाया हुआ है उसके अलावा की मैं बात कर रही हूँ कि वो एक जालिम दरिंदे ने लगाया हुआ है और वो नहीं वहाँ से हटा रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मल रूटीन में कर्फ्यू का टाइम होता है, 3 दिन लग गया, 10 दिन लग गया, चीज़ें कवर हो गई, वहाँ से आपने जो मसला है ख़त्म कर दिया। कोरोना बेस्ड कर्फ्यू या कोरोना बेस्ड लॉकडाउन आप कितना अरसा लगाएंगे? कब तक आप अपने मुल्क की सारी इंडस्ट्री बंद करेंगे जिससे डायरेक्टली लोगों के रिज़्क लगा हुआ था? कब तक आप हर चीज़ बंद करेंगे? 9 लाख आपके छोटे बिजनेसेस ख़त्म होने जा रहे थे, मुकम्मल वाइप ऑफ होने जा रहे थे। अगर 9 लाख बिजनेसेस हैं तो अंदाज़ा लगें कि इसका डायमीटर कितना बड़ा होगा, इसका कितना बड़ा फैलाव होगा, कि कितने लोग इससे डायरेक्टली अपनी वो ले रहे होंगे, अपना रोजगार ले रहे होंगे। साहिबा, वाकई बात आपकी अहम है कि हम भी इकोनॉमिकली भी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं और अब हुकूमत तो उसने तो अपना काम किया, अवाम को अब अपना काम करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा बात कर लेते हैं एक और अहम मसले की, और वो मसला है डिप्रेशन, टेंशन। और आजकल अगर हम देखते हैं तो हर दूसरा शख्स हमें डिप्रेशन का शिकार नज़र आता है। कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। क्या वाकई डिप्रेशन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन हमारे माशरे में बढ़ गई है या फिर हमने इन अल्फाज को अपने सर पर सवार कर लिया है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर डिप्रेशन और स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के बढ़ने की वजह क्या है, ये जानेंगे। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हम ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? जी 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 डॉक्टर साहब, तो ये जो अल्फाज हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस और टेंशन, ये अल्फाज क्या वाकई बहुत ज़्यादा आजकल हमारे माशरे में सिर्फ अल्फाज की हद तक आम हो गए हैं या वाकई हमें नज़र आता है कि हम फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हैं? देखिए, आपके घर में जो बीबी काम करती हैं या जो आपके माली हैं, अगर आप उनसे पूछिए कि आप डिप्रेशन या टेंशन है आपको, तो ज़्यादा इम्कान है कि वो कहेंगे कि नहीं है। और अगर वो उन्होंने कहा कि हाँ है, तो जब आप उसकी वजह पूछेंगे तो उसकी वजह हमेशा बैरूनी होगी, एक्सटर्नल होगी। वो ये कहेंगे कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे घर के अंदर खर्चा पूरा नहीं होता, या मेरे दादा अबू बीमार हैं, इस तरह की बात करेंगे। लेकिन वो लोग जो मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास के हैं, जब आप उनसे ये बात करेंगे ना कि आपको टेंशन है, तो ज्यादा इम्कान है कि वो कहेंगे कि है। और जब आप उनसे वजूहात पूछेंगे तो उनकी वजह ये नहीं होगी कि उन्हें कोई माली परेशानी है या उनके पास जॉब नहीं है या वो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी वजह हमेशा अंदरूनी होगी, और अंदरूनी वजूहात ये होंगी
कि मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही, और ये है कि मैं बगैर किसी वजह के मुझे नींद नहीं आती। तो बुनियादी तौर पे स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनकी वजूहात दो तरह की होती हैं। कुछ एक्सटर्नल रीजंस होती हैं जिनको हम रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं, और कुछ इंटरनल रीजंस होती हैं जिनको हम एंडोजिनस डिप्रेशन कहते हैं। तो जो चीज हमारे मुआशरे में बढ़ रही है, और हमारे मुआशरे में नहीं, वेस्ट में हमसे कई गुना ज्यादा बढ़ रही है, वो बुनियादी तौर पर वो एंडोजिनस डिप्रेशन है, जो हमारे अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन की वजह से और जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है उस पर शुक्र करने की बजाय जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में ख्वाहिशात को बढ़ाने की वजह से है। यानी तो कि ये आप कह रहे हैं कि ये तो जो डिप्रेशन वाला मसला है, ये है थोड़ा सा मिडिल और अपर क्लास में, जो ऐसी क्लास है जो थोड़ी कम वेल्दी है, उसमें ये मामला फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड होता है, और वो जब उनके सॉल्व हो जाते हैं तो फिर वो उनकी क्लास चेंज हो जाती है और फिर उनको इन मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। नॉट ओनली फाइनेंशियल, एक्सटर्नल रीजन, ऐसी जो ट्रीटेबल रीजन है। अच्छा, तो इसलिए बुनियादी तौर पर अगर हम ये कहें कि ये जो हमारे अंदर इंडोजिनस डिप्रेशन है ये कैसे ठीक हो, तो इसके ठीक होने का सिर्फ तरीका ये है कि हम जो कुछ हैं अपने आप को, जैसे अगर आप मुझे अंग्रेजी में इजाजत दें, आई हैव टू लव माई सेल्फ द वे आई एम। जो कुछ मेरे पास है, जो मुझे दिया हुआ है, जैसा मैं हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। बड़ा यानी ग्रेटिट्यूड का, तशक्कुर का, शुक्रिया का ताल्लुक है डिप्रेशन के ना होने से। अच्छा, लेकिन इसमें तो फिर लोग ये भी मतलब ले लेंगे ना कि भाई जैसा मैं हूं वैसा ही हूं, मुझे अल्लाह ने ऐसे बनाया, फिर तो मुझे इंप्रूवमेंट में कोई कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन असल बात, अगर जो हमारे दोस्त हैं ना, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जिस बंदे को ये एहसास हो जाए कि मैं कैसा हूं, तो वो बुनियादी तौर पर उस रास्ते में चल पड़ता है जिसमें वो अपने आप को ठीक करने लग जाता है। अगर मुझे पता हो कि मेरे कपड़े पर, जो बेसिकली कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कंटेंटमेंट होनी चाहिए हमें। बुनियादी तौर पर जो कुछ हमें मिला है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और उसको सिर्फ ड्रामा नहीं, इन रियलिटी हमें इस बात का पक्का इस्तेजार होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वाकई मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला हुआ है, जो मेरी कैपेसिटी थी, जो मैं डिजर्व करता था, और ये बात दुनिया के हर शख्स के लिए दुरुस्त है, मुझे उससे ज्यादा मिला हुआ है। अच्छा, इसकी वजह से हमारे अंदर एक शुक्र की कैफियत पैदा होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ और हासिल करने के लिए जद्दोजहद और कोशिश नहीं करेंगे। तो जैसे अभी आपने फरमाया था, अगर हमें यह पता लग जाए इन रियलिटी कि मेरा कंटेंट कितना है, मुझे 100 में से मेरे कितने नंबर हैं, तो ये हमें एक पॉजिटिव फोर्स प्रोवाइड करता है कि हम उसको बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करें। लेकिन डिप्रेशन, अच्छा एक बात और बड़ी जरूरी है, बाज़ औक़ात डिप्रेशन एक बीमारी भी होती है, और ये बीमारी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल ट्रांसमिटर्स की वेरिएशन से ज्यादा होती है। लिहाजा जो हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, अगर आपको इतनी डिप्रेशन है कि आपके रोजमर्रा मामलात मुतासिर हो रहे हैं, आपके रिलेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आपकी सेहत खराब होनी शुरू हो गई है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ जावेद इकबाल की और ये जो हमारे दोनों दोस्त बैठे हैं, सिर्फ इनकी तकरीरों पर ना आप तवज्जो दीजिएगा, फिर आप किसी प्रॉपर साइकेट्रिस्ट को दिखाइएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये भी आता है कि जब हम बात करते हैं इस चीज़ को अपने अंदर पैदा करने की कि हाँ, हम इस बात पर ये बात मान लें कि अल्लाह ताला ने हमारी औकात से ज़्यादा दिया है और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, तो ये कोई इंस्टेंट फार्मूला तो नहीं है कि आज मैं डिप्रेशन में होता हूँ या फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ और आज मैं अपना स्विच ऑफ कर देता हूँ उसका और ये मानना शुरू कर देता हूँ कि भाई मुझे तो बहुत सब कुछ अच्छा है और मुझे जो है वो सही होना है। तो इसका कोई फार्मूला होगा, कोई प्रोसेस होगा उस नाशुक्रगुजारी से शुक्रगुजारी की कैफियत में आने के लिए? ये तो एक स्लो प्रोसेस है ना जी, ये एक अंडरस्टैंडिंग का स्लो प्रोसेस है। दुनिया में इस तरह जो मिजाज की तब्दीली है ना जी, वो हमेशा से एक स्लो प्रोसेस ही होता है। लेकिन स्लो प्रोसेस का मतलब यह है, किसी भी प्रोसेस को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम उसको शुरू करें। तो चाहे वो जितना भी स्लो है, तो हम उसको आज से शुरू करें, एक रियलाइजेशन अचीव करने की कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता हम देख लें। एक बात मैंने किसी और जगह पर कही थी, वो बात शायद हमारी डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक बड़ा जबरदस्त की पॉइंट होगा। हमें हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि मैं और आप मॉर्टल हैं, हम फानी हैं जी, हमें इस दुनिया से बहरहाल चले जाना है और जब वो ये दुनिया से हम जाएंगे तो वो मेरा दुनिया से चले जी। हमारा राब्ता थोड़ा सा डॉक्टर साहब के साथ मुनक़ता हो गया, लेकिन ये है कि बात बड़ी अहम थी कि जब हम दुनिया से जाएंगे
तो फिर आगे मामलात जो हैं वो मतलब हमें बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सोचना ये चाहिए कि हम मॉर्टल हैं, तो ये जो डिप्रेशन और ये जो फ्रस्ट्रेशन और ये जो फेजेस हैं, ये फेजेस ख़त्म हो जाने हैं और ये चंद रोज़ की ज़िंदगी है। अब जब हम उससे दूसरी असल जो ज़िंदगी है उसकी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर अगर हम बेहतर जगह पर जाते हैं तो फिर वहाँ ना कोई डिप्रेशन है, ना कोई परेशानी है, ना कोई जो है वही जान अंगेज़ी है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून है। अब फॉर्मूला जो है वो डिप्रेशन से निकलने का, एक तो ये है कि इंतजार ना करें कि आपसे कोई चीज छिन जाए, क्योंकि जब छिन जाती है कोई चीज या आपसे ले ली जाती है तो फिर उस वक्त आपको उसका एहसास होता है, उसकी अहमियत का, और फिर आप कहते हैं यार शुक्र ही अदा कर लेते तो बेहतर था। यानी कदर करो ना जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे साथ है, जो लोग, जो असबाब या जो माल, उन तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करना और उनकी कदर करना ये बड़ा ज़रूरी है। वरना हमारे पास होता सब कुछ है और फिर हम कदर नहीं कर रहे होते लोगों की भी, चीज़ों की भी, और फिर जब वो चले जाती है तो फिर उसके बाद हमें एहसास होता है कि यहाँ तो गड़बड़ हो गई। तो एक तो ये है। दूसरा, फिर चूँकि हम अगर इस्लामी पैराइज में बात करें तो फिर बात यहाँ पर आती है कि हमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ये जो अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं ये तुम्हारा टेस्ट है, ये टेस्ट है, और हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। बिल्कुल, हर ये गारंटी तो अल्लाह ताला ने दे दी है कुरान करीम में। तो फिर वो जो टेस्ट है, उस टेस्ट से पास होने के लिए अगर आप डिप्रेस हो गए, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर तो पास नहीं हो सकते। नॉर्मल जिंदगी का भी इम्तिहान होता है, उसमें ऐसे पास नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम एक और टेस्ट की तरफ चलते हैं जो कि हम लेते हैं रोजाना की बुनियाद पर, तकरीबन हम ये टेस्ट ले रहे होते हैं, और जो हमारी आयशा है वो पास पे पास होती जाती हैं, A ग्रेड, A+, 90%, ये वो चौके मारती है। वो यूनिवर्सिटी की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं आज चौका मारा है इस एग्जाम में, यानी कि 4 GPA आ गया किसी का। आयशा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी तारीफ कर रही थी। हम देखिए तारीफ करते हुए शिफा ने कितनी सफाई से दुनिया को ये बता दिया कि ये यूनिवर्सिटी भी गई है। मतलब ये आपने बता दिया ना। अच्छा, ये बताना था, सही सही। वो तो अरमान था कि चौका हमारा भी आ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन गई जरूर है, दरवाजे तक गई है। चले कोई बात नहीं, मुझसे रेसिपी सीखें और आप अपनी यूनिवर्सिटी के बताने का टाइम भी आ रहा है। आयशा, ये यूनिवर्सिटी की बात मैं इस वजह से लेकर आया था क्योंकि आखिरी रोजे पर आपने बताना था हमें कि ये जो आपने तमाम तरबियत हासिल की है ये कहाँ से हासिल की, किसकी शागिर्दी में, जी कहाँ से, जी कहाँ से हासिल की, कितनी जगहों से ना, सबका पूरा एक डेटा बना के मैंने देना है आपको ना। बेफिक्र रहे, मुतमईन रहे, ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज की हम रेसिपी, हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताते हैं अफ्तार मजेदार के किचन में आज क्या रेसिपी बन रही है। आज क्या मैं नया लेके आई हूँ, आज जो बहुत मजेदार रेसिपी है और बहुत दिल चाह रहा है हमें बाहर जाएं, रेस्टोरेंट के खाने खाएं, बहुत मिस कर रहे हैं और ऐसे डिशेस को बहुत मिस कर रहे हैं जो हमने कभी घर में नहीं ट्राई की थी। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं वो रेसिपी आपको बता दूंगी और जरूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ मंगोलियन बीफ और साथ में बनाऊंगी इसके एग फ्राइड राइस। तो इसे बनाते हैं जल्दी क्योंकि हमें से मंगोलियन बीफ, आप मंगोलों की तारीख पढ़ें, उन्होंने क्या किया है दुनिया के साथ, और आप उनका बीफ बना रही हैं। जी, वो चाइना और रशिया के बीच में एक छोटा सा कंट्री है और ये लोग ना पता है गोश्त और मटन और बीफ यही खाते हैं, चिकन वगैरह नहीं खाते और बहुत कम स्पाइसेस खाते हैं ये ना। आप बस देखें इसमें भी बहुत कम जाएंगे। सॉस का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चाइना का टच भी आ रहा है, वहाँ पे रशियन का भी आ रहा है, तो इसलिए बीफ हमने भी यहाँ पे अंडरकट बीफ लिया है ½ kg और उसमें हम 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर रहे हैं। साथ उसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, बड़े हैं तो 4 खाने के चम्मच, छोटे हैं तो 2 खाने के चम्मच बहुत हैं। बाकी हम इसका सॉस बनाएंगे उसमें भी डालेंगे। अब बस क्या करना है, हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और एक पैन गरम करेंगे। सबसे पहले हमें इसे फ्राई करना है, फिर उसके बाद मैं इसे बताऊंगी कि क्या क्या करना है। सॉस, जब पैन गरम कर रही हैं आप, पैन गरम कर रही हूँ, फ्राई पैन गरम करती हूँ और यहाँ मैं लूंगी मिजान कनोला ऑयल जो कि इंसानी सेहत के असूलों को मद्देनजर रख के तैयार किया जाता है। और जब हम किचन में जाते हैं ना तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत होती है कि हम जो भी रेसिपी बना रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ का इंतखाब किया जाए जिससे सेहत आपकी और अच्छी रहे, आपके अपने प्यारों की सेहत भी अच्छी रहे। तो यहाँ पे हमने मिजान कनोला ऑयल शामिल कर दिया है, वो गर्म हो रहा है। बाकी जो हमने बीफ में कॉर्नफ्लावर सॉल्ट लगाया था इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह कोट हो जाए और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। साथ हम यहाँ पे इतनी गलेगी चिकन, बीफ ऐसे गल जाएगा, अंडरकट है। और साथ ही हम एग फ्राइड राइस बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, इसके साथ सर्व किए जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो बहुत ही मज़ा आता है।
और एक स्वीट डिश की भी रेसिपी लाई हूँ क्योंकि ईद करीब आ रही है और सबको नई नई रेसिपी है। शीर तो बनता ही है, मैंने शीर की रेसिपी दी जो है वो आप अभी तो बताएंगी हमें नाम उसका, या सरप्राइज रखेंगी जैसे आप अक्सर सरप्राइज कर देती हैं? सरप्राइज है जी, बिल्कुल अक्सर जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही सरप्राइज है क्योंकि बहुत यूनिक है और ये टर्किश रेसिपी है और इसको मैं अपने अंदाज से यहाँ पे बनाना बताऊंगी। वैसे मैं हाँ ज्यादा मंगोलिया, चाइना, रशिया, टर्किश रेसिपी हाँ कहाँ से आपने सब आज जमा हो गए हैं अफ्तार मजेदार के किचन में। जी बिल्कुल, अफ्तार मजेदार के किचन में आज ये सारी चीजें शामिल हो गई है जी। तो यहाँ पे मैं हाँ बिल्कुल बीफ को फ्राई करेंगे, साथ ही इतने फ्राई होते रहेंगे। हम एग फ्राइड राइस पे आ जाएंगे, फिर इसका सॉस बनाऊंगी मैं। सॉस बना के इसमें शिमला मिर्च, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10 मिनट तो लगेंगे टाइम, इतने हम राइस तैयार कर लेंगे अपने। पते क्या होता है कि इसमें ना फिर ये जब कोट हो जाएगा, अच्छा क्रिस्पी बन जाएगा, फिर हम इसमें सॉस बनाएंगे। उसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, लेमन स्लाइस डालेंगे, लेमन जूस जाएगा, चिली सॉस जाएगा, सोया सॉस जाएगा, ये सारी चीज़ों का सॉस बनेगा। फिर सॉस को गाढ़ा करने के लिए मैं उसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर और स्पाइसेस में शामिल करूँगी सफ़ेद मिर्चें, काली मिर्चें और नमक, बस और कुछ नहीं जाता इसमें। बिल्कुल सिंपल रेसिपी और बहुत मज़े। ठीक है, आप इतने कहीं घूम फिर के आ जाएं। हम जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मंगोलियन बीफ विद एग फ्राइड राइस है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो एग फ्राइड राइस मंगोलियन बीफ देखेंगे आयशा के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। मंगोलियन बीफ बन रहा है, आयशा की तरफ चलते हैं। आयशा बताएं मंगोलियन बीफ कहाँ तक पहुंचा? जी वो बहुत अच्छा गोल्डन सा हो रहा है और बस हम एग फ्राई राइस करके फिर उसका सॉस बना के उसे भी शामिल करेंगे। यहाँ मैं ऑयल ले रही हूँ, हाफ कप मिज़ान कनोला ऑयल, ये शामिल कर देते हैं। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है एग फ्राई राइस की। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए थे जो एक एक करके अलग अलग चेक करके डाला, उसमें मैंने फूड कलर शामिल किया। अब मैं साथ इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ और ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ और उसे अच्छी तरह मैं फेंटूंगी और जो मैंने ऑयल गरम किया है उसमें डालूंगी और फिर से फ्राई करूंगी और साथ ही इसमें सारी चीज़ें शामिल करूंगी जो कि मैं सब्जियां लूंगी। ये अंडे बनाना तो दुनिया की हर खातून को आता होगा मेरा ख्याल है, अंडे बनाना। बिल्कुल, इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस ही नहीं है, ये तो मुझे भी आता है। ये अंडे के साथ ना मुकम्मल एक वो डिश बना रही हूँ मैं, वो पूरा बताना जरूरी, वो सिर्फ खास लड़कियों को आता है कि किस तरह से स्टार्ट होगी ये। जी वो बिल्कुल आयशा को आता है और आयशा आप सबको सिखा रही है, अपने घर में भी बनाए। बिल्कुल ठीक है। तो इससे ज्यादा इसमें चावल में आपने क्या क्या डालना है ये बता दीजिए ताकि चावल की रेसिपी मुकम्मल हो जाए, फिर जो प्रोसेस है वो आप करते रहिए। ठीक है, बस ये मैंने एग हो गया है। इसमें मैं शामिल करूंगी शिमला मिर्च जो कि बारीक कटी हुई है, गाजर शामिल करूंगी इसमें, चिली सॉस, सोया सॉस जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, बस ठीक है। सही। और चावल? ठीक है, चावल फिर आखिर में बिल्कुल डालूंगी ना मैं, एंड में होगा। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? आपको किसी नहीं ठीक है, जा रहे हैं आप तो फिर मैं अभी कर दूं क्या? हाँ आप ये प्रोसेस अपना करती रहिए। देखिए मैंने एग डाला था ये, ठीक है ना, आपका ये प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा। हम जब तक कुछ दमे के मरीजों के हवाले से बात कर लेते हैं। दमे के जो मरीज़ हैं उनकी आम हालत कोरोना की अलामात से मुख्तलिफ नहीं होती हैं। खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना दमे के मरीज़ों को हर वक्त ही रहता है। दमे का हमला ऐसी किसी भी वजह से हो सकता है जो सांस लेने वाली हवा की गुजरगाह पर असरअंदाज हो जाए, जबकि कोरोना वायरस सांस की नाली और फेफड़ों पर असरअंदाज होता है जिसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। जो दमा के मरीज़ होते हैं उनको कोरोना से क्या ख़तरा है, दमा और कोरोना की जो वायरस हैं उनकी अलामात में फ़र्क क्या है, दमा के मरीज़ों को कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्थमा और एलर्जी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइए कि जो दमे की अलामात हैं और कोरोना की अलामात हैं इनमें फ़र्क किस तरह पता चल सकता है? देखें व्यूअर्स के उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अस्थमा एक एलर्जी वाला मर्ज है और कोरोना इज़ ए वायरल, इज़ जस्ट लाइक ब्रोंकाइटिस की तरह होता है जिसमें गले में इन्फेक्शन होके और वो जाता है डायरेक्ट फेफड़ों में। अस्थमा का इन्फेक्शन जो है, जो एलर्जी की वजह से कभी भी फेफड़ों में नहीं जाता, वो हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे रहता है और उसकी वजह से सांस तेज चलना शुरू होती है जिसमें वीजिंग ज़्यादा होती है। और कोरोना में बेसिकली गला खुश्क होने के साथ साथ गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है और उसके अलामात जब चेस्ट में जाते हैं तो नमूनिया के शक्ल इख्तियार करते हैं
और इसमें भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि ये नमूनिया नहीं है, कई दफ़ा ये कोई ब्रोंकस में थ्रोम्बाई फेंकने की वजह से वो लंग्स को कोलैप्स कर देता है। तो दो चीज़ें आजकल हम रिसर्च में पढ़ रहे हैं कि कोरोना कैन नॉट बी अ नमूनिया और इट कैन बी अ थ्रोम्बाई विच कैन कोलैप्स द लंग। अस्थमा में लंग्स का जो लंग्स का रेशो होता है वो एज सच नमूदार नहीं होता। लंग के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो एक ऊपर वाला इन्फेक्शन होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर किसी मरीज को पहले से ही दमे का प्रॉब्लम है और अगर उसको कोरोना हो जाता है तो क्या ये चीज उसके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएगी सूरत हाल? देखें, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में हो या दमा हो, डायबिटीज हो, कार्डियक इश्यूज हो, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, कुछ भी ऐसी कोई भी बीमारी जो आपको दवाइयां लेने पे हावी कर रही हो, तो ये कोरोना वायरस उसको जाके हावी होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चांसेस नमूनिया के साथ साथ हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक के ज्यादा हैं। और अस्थमा वाले पेशेंट्स में भी अगर अस्थमा है और उसकी इम्यूनिटी लो है, उसकी वजह से वो बार बार इन्फेक्शन की वजह से दमा उसको हो जाता है, वो भी कोरोना का वायरस अगर अटैक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अस्थमा को एक्सेसरबेट कर देगा। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि अब जो दमे के मरीज हैं उनको कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कोई खास एहतियात करनी चाहिए? देखिए, पहले तो ये है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में आपके पास अस्थमा की सारी मेडिसिन घर में मौजूद होनी चाहिए। इवन दो के न्यूबलाइजर्स, इसके जो सॉल्यूशंस हैं और नॉर्मसलाइन और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोग भूल जाते हैं। जो पफ पे हैं वो 3-4 पफ ज़रूरी लाजमन लेके रखें, क्योंकि रात के वक्त भी कुछ फार्मेसीज ऐसी हैं जो आपको अवेलेबल नहीं कर सकती हैं। ये मेरा एक बहुत ख़ास अपनी क्लिनिक्स में मशवरा होता है। दूसरा ये कि अगर आपकी अस्थमा के पेशेंट्स को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वही प्रोटेक्शन है। देखें, अगर अस्थमा भी है वो एक एलर्जी फैक्टर है। एलर्जी फैक्टर ये है कि आपका राइनाइटिस होगा और आपके अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन है या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो इन्फ्लुएंजा करा सकता है और या कोरोना करा सकता है, वो जाएगा तो आपके नाक या मुंह के जरिए और वो आपके गले में या साइनसेस में अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपके जो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है, जैसे आप कहते हैं जिसको कहते हैं साइटोकाइंस वो निजाम है जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बेहतर रखता है। अब कोरोना का वायरस या अस्थमा का अटैक जब भी होगा वो आपके साइटोकाइन स्टॉर्म को खराब कर देगा, जिसकी वजह से आपके IL-6, IL-1, IL-2, IL-3 जो है वो डिफेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ेगी और अस्थमा का अगर पेशेंट है तो वो एक साथ ही एक्सेसरबेट होगा और उसको इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको अस्थमा की प्रोटेक्शन के लिए मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। आपकी जो प्रोटोकॉल्स डॉक्टर्स ने बताए हैं वो फॉलो करें, टिगरिंग फैक्टर से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और लोगों से दूर रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और एलर्जी और दमे के मरीजों के हवाले से बात कर रहे थे। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची चलते हैं और देखते हैं कि आयशा ने मंगोलों के साथ क्या किया है। जी, मैंने मंगोलों के साथ ना बहुत कुछ कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि आप तो चले गए थे मुझे छोड़ के। तो मैंने क्या किया था कि जब मैंने गोश्त बिल्कुल फ्राई कर लिया था, उस पर अच्छी तरह कोट हो गया था और फ्राई हो गया था, तो फिर मैंने उसमें प्याज शामिल किया, शिमला मिर्च शामिल की, उसे अच्छी तरह टोस्ट किया, बारीक हरी मिर्चें बिल्कुल काटी हुई थी वो शामिल की। फिर उसके ऊपर मैंने स्पाइसेस जो शामिल किए उसमें कुटी काली मिर्च थी और नमक थी। फिर सोया सॉस मैंने शामिल किया 4 खाने के चम्मच और चिली सॉस भी 4 खाने के चम्मच शामिल किया और उसे अच्छी तरह मिक्स किया और उसमें मैंने शामिल किया था कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के। ठीक है, अब इसमें जो है वो लेमन जूस जाएगा आखिर में बस, और ये है वाइट पेपर, बिल्कुल ½ टीस्पून जाएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है तो इसका कम इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में जब हम सर्व करेंगे तो प्याज और ऊपर से थोड़े से ग्रिल करके डाल देंगे और ये लेमन के कटे हुए स्लाइस। तो ये रेसिपी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस हम इसे डिश आउट करेंगे। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो भी क्या कहते हैं बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, इस रेसिपी का मसला तो हल करो पहले। एक मसला हल नहीं हो रहा भाई, मसला ये है। अच्छा कर दूं फिर, ये हो गई है बस कर दूं मैं? नहीं, ये तो ठीक है, आप ना कहना मेरी मसला एक परेशानी है। होता यह है कि जब मैं इस तरह गोश्त बनाने की कोशिश करता हूँ फ्राइंग पैन में, तो वो अक्सर जल जाता है और सही तरीके से बन नहीं पाता। ये तो मुझे कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कहीं भी जरा सा कुछ जला हो। ये वजह क्या होती है? नॉन स्टिक पैन या
नॉन स्टिक पैन यूज करें आप तो नहीं जलेगा। नॉन स्टिक पैन में वो नहीं जलेगा और वो ऑयल भी महंगा होता है लेकिन नॉन स्टिक। हाँ जी, तो आप गिफ्ट दे दीजिएगा। हाँ वो जरा महंगा होता है ना, आयशा कहाँ से कराची से भिजवाएंगी? करीब वाले नहीं दे रहे तो दूर वाला क्या भिजवाएगा? आयशा ने तो वैसे ही कुछ अरे आप आते हैं ना कराची। अच्छा जी, कराची की तरफ जरा चलते हैं, हमारे साथ एक कॉलर है, नाजिया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपको तो ना। जी वालेकुम सलाम। जी नाजिया, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो बहुत लेट हो गई आप लोगों को कॉल करने के लिए, काफ़ी दिनों से मैं मिला रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी कॉल लग गई। और नहीं, आपको क्यों लगा कि आप लेट हो गई? वैसे नहीं, मतलब असेंबली नहीं करते हम इधर। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने आप लोगों का प्रोग्राम देखा था, जब पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, रमज़ान में आपसे बात हुई थी, और उस वक्त से अब तक ये कि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई आप लोगों का प्रोग्राम मिस किया हो। इतना जबरदस्त प्रोग्राम, इतनी अच्छी। फिर तो देर हो गई। तो आप तो हमारी रेगुलर व्यूअर है। बेसिकली लाइंस का कसूर है। लाइंस बढ़ा दी जाए भाई। करेंगे, बिल्कुल यकीन करेंगे, ऐसा प्रोग्राम है कि जिसको देख के खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी हैं नए के लोगों को समझते हैं, कोई यानी कि बेकार सी बात नहीं, सोच समझ के आगे उसको पहुंचाई जा रही है। तो ये सारी बातें मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जो हाल इस वक्त चल रहा है दूसरे चैनल्स का, मैं खैर बात नहीं करूंगी, लेकिन ये एक इंतहाई जिम्मेदार प्रोग्राम है जिसकी कोई यानी कि मिसाल नहीं है इस वक्त। बहुत शुक्रिया नाजिया, जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी की बात आप तक पहुंचती है। हाँ, ये सब जिम्मेदार लोग हैं बड़े, जो इसके पीछे लगे होते हैं। हम तो कमतर तरीन जिम्मेदार लोग हैं असल में। तो ये बताइए कि आप जो है वो कराची में हैं, तो कराची के हालात तो आपने देख ही लिए। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। अरे वरना इनसे पूछते कि भाई कराची के लोग भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्हें भी तो करना चाहिए ना। उनको तो आप समझाएंगे वैसे। एक और कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नदीम भाई? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत है? जी नदीम भाई फरमाइए, क्या कहेंगे? ये जो अभी मेरी बहन ने जो कहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, मैं बिल्कुल इसकी तारीफ करता हूँ इस प्रोग्राम की, और सबसे ज्यादा तारीफ मैं जो दिल से कर रहा हूँ हम चैनल की, कि ये जो मेरी दोनों बहनें हैं, इनकी जो सर पे रुपट्टा है ना, मैं कह रहा हूँ कि बस ये इस्लाम है ये। और मैं दूसरी बहनों को भी कहूँगा कि ये जो सर पे रुपट्टा, वो बहन कितना सर पे रुपट्टा काम करती है। ये बताएं कि ख़वातीन बहुत सारी निकल रही हैं आजकल दुपट्टे वपट्टे खरीदने के लिए ईद के, तो वो मामलात जो है वो तो कराची में कंट्रोल में आ रहे हैं या नहीं, मामलात बिगड़ते जा रहे हैं? सर वो तो कंट्रोल में आए नहीं आए, लेकिन ये जो के अंदर जो मैं देख रहा हूँ ना, ये मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी खुशी होती है बहुत सारी चीजें, लेकिन आवाम की हालत हम देखते हैं तो वो फिर अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है आवाम। अच्छा, लेकिन मैं तो इस वक्त परेशान हो रही हूँ जो आयशा कर रही है ना उधर। अच्छा, तो जल्दी जल्दी कर रही है, क्या कर रही है आयशा, बताए ना। हाँ, मैंने बस अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ये ना हो कि आप फिर मुझे कहीं भूल जाएं और फिर मेरी सेकंड रेसिपी रह जाए। जो सेकंड डिश है, आपको अगर हम भूल भी जाएं तो ये आपकी डिशेस को तो नहीं भूल सकते ना हम। जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे टर्की स्वीट डिश बना रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे ऑल पर्स दूध लिया है 1 लीटर, मैंने उसे शामिल कर दिया, और कुछ मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया था 4 खाने के चम्मच, उसमें शामिल कर दिया है। तो हमने इसे गर्म करने रख दिया, उसमें चीनी ऐड कर दी। इतनी गर्म होता है। नहीं, कॉर्नफ्लावर नहीं, कस्टर्ड है। अच्छा, कस्टर्ड है, ठीक है ठीक है। ये कस्टर्ड है 4 खाने के चम्मच, और यहाँ पे मैंने दूध लिया था 1 लीटर, उसे कुछ उसमें डाल दिया, थोड़ा सा जो बचा वो इसमें डाल के से अच्छी तरह घोल के रख दिया। दूध में चीनी शामिल कर दिए, गर्म करने रख दिया। ये जैसे ही गर्म होगा हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। अब इसमें जो हम ये लड्डू आप देख रहे होंगे, मैं प्यारे से बना के लाई हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। और हम लड्डू खाता है क्या, कहाँ बनाएंगे इसकी रेसिपी, खाते होंगे क्या? ये अभी ये मुझे पूछना था इनसे। अच्छा, पूरी जो मामलात है और तगलत की तरफ ही लेकर जा रहे हैं हमें ये। चलिए बताएं। टर्किश आपने देखा होगा सवैयां, ये सवैयों के लड्डू, आम लड्डू नहीं है, कोई सूजी मैदा बेसन के नहीं बने हुए, ये सवैयों के लड्डू हैं। और ये किस तरह तैयार हुए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने घी लिया था 2 खाने का चम्मच, उसमें सवैयों का जो आम हम शीर बनाते हैं वो पैकेट मैंने पूरा डाला चूरा करके, फिर उसे अच्छी तरह मैंने ना रोस्ट किया कि वो कलर चेंज हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए। फिर उसमें मैंने चीनी शामिल की 4 खाने के चम्मच, फिर उसे अच्छी तरह मिक्स किया। चीनी थोड़ी कैरमलाइज होने लगी तो फिर कब कलर चेंज हो गया, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल ना 1 चुटकी सा जर्दे का रंग शामिल किया। फिर उसे अच्छी तरह मिक्स किया, उसमें पानी शामिल किया, थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, 1 कप जो छोटा हमारा चाय का मग होता है उतना ही हम पानी शामिल कर देंगे।
और साथ मैंने उसमें केवड़ा ऐसा और छोटी इलायची शामिल की, उसे दम पे रख दिया। जैसे ही हमारी सवैयाँ गल गई अच्छी तरह, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल जल्दी गल जाती है, उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उसमें खोया शामिल किया और फिर उसे इस तरह से इसकी बाइंडिंग की मैंने ना, तो ये बहुत अच्छे तैयार हो गए। और इसे अच्छा फ्रेश रखने के लिए मैंने, हाँ बिल्कुल, लड्डू ये तैयार हो गए हैं। अब आप टर्किश पूछ रही थी, तो टर्किश की जो अक्सर स्वीट डिश है वो इसी तरह बनती है। उसमें सवैयों का जो उनकी होती है, सवैयाँ खास तैयार होती है फेनिया की तरह, वो बनती है। तो इसी तरह मैंने किसी न किसी एपिसोड में अर्तगरल आएगा, सीन नजर आएगा उसमें, अर्तगरल सेवैयां खा रहा होगा, कोई एपिसोड होगा। क्या पता वो आगे आयशा को हायर कर लेंगे हमारे लिए, तुम बनाना शाही शेफ। जी आयशा, जल्दी जल्दी बना दे, वक्त कम रह गया है। जी बिल्कुल, हाँ। अब मंगोलों ने जो है ये बात थी ना, तो मैंने शुरू कर दिया था कि बस मंगोलियन मैंने डिश आउट कर दिया है, वो हो गया था। ठीक है, तो मैंने ना, हाँ, एक अब मैंने इसीलिए अपनी ना स्वीट डिश मैंने बिल्कुल स्टार्ट